अपना जो अध्याय 13 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस पाठ में सबसे पहले आपको चुंबक का संक्षिप्त परिचय दिया है, आप वैसे परिचित हो चुंबक से। फिर इस अध्याय में विशेष रूप से यह बताया गया है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के कारण उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसमें तीन तरीके से अध्ययन किया जाएगा, एक तो सीधे चालक में, एक लूप या पाश में, फिर तीसरा प्रकार है प्रणालिका में। इन तीनों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किस तरीके से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वो। इसके बाद में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी चालक तार के, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है उसको जानने के लिए दो नियम है, दक्षिण हस्त नियम और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर विद्युत मोटर क्या होती है, यानी किसी चुंबक के बीच में कुंडली को या किसी चालक के विद्युत धारा प्रवाहित चालक के समीप चुंबक को लाया जाता है तो इनका आपस में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाएगा। और इसके अध्ययन के आधार पर दो प्रकार की युक्तियां जो हम घरों में सदैव काम में लेते हैं, एक तो विद्युत मोटर और एक विद्युत जनित्र, इनकी संरचना, इनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाएगा। और फिर घरों में विद्युत परिपथ की व्यवस्था समांतर क्रम में होती है, इसका घरों में फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है इसका वर्णन किया जाएगा। तो हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। आपने छड़ चुंबक देखी है, किसी भी छड़ चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसको उत्तरी ध्रुव है और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसको दक्षिण चुंबक का दक्षिण ध्रुव है कहते हैं। इस चुंबक के चारों ओर आपने कई बार देखा होगा कि लोहे की आलपिन ओर लाते हो तो पहले तो आपको खिसकाना पड़ता है और एक स्थिति तक खिसकाते खिसकाते जब एक क्षेत्र में विशेष सीमा में ले आते हो तो वो लोहे की वस्तु अपनी ओर अपने आप जो स्वयं चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। चुंबक के चारों ओर एक विशेष क्षेत्र होता है जिसमें चुंबक अपना प्रभाव रख पाती है, वह क्षेत्र ही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र तो आपके प्रश्न आ गया है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का संसूचन किया जाता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और साधारण भाषा में आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का चुंबकत्व है प्रभावी होता है। तो चुंबक के चारों ओर होगी स्थिति, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का संसूचन किया जा सकता है, संसूचन किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस चुंबक के चारों ओर का जो भी परिसर है, जो भी क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय बल प्रभावी होता है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आपने एक लोहे की आलपिन को इसके समीप ला रहे हो, पहले तो आपको दूर से लाते हो तो आपको हाथ से बल लगा के उसको खिसकाना पड़ता है और मान लो इस क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करेगा वह लोहे की आलपिन अपने आप इस चुंबक की ओर खींच जाती है। तो इस तरफ का इधर का और इधर का ये जो क्षेत्र है, इतना ये जो इसका क्षेत्र है, ये परिसर है, क्या कहलाया, चुंबकीय क्षेत्र कहलाया। लेकिन प्रश्न उठता है चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल लगता है वो किस प्रकार से लगता है, कहां इसका मान अधिकतम होता है, कहां इसका मान न्यूनतम होता है। तो इसके लिए एक प्रयोग करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? एक कार्डबोर्ड की शीट पर सफेद पेपर लगा देते हैं, सफेद पेपर लगाकर उसके ऊपर एक छड़ चुंबक रख देते हैं जिसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। अब एक इस सीट के ऊपर
लोहे का पाउडर या लोहे का चूर्ण है वो बेतरतीब ऐसे छिड़क दिया जाता है और छिड़क करके इस शीट को थोड़ा सा हिलाया जाता है, तो हम देखेंगे जो लोहे का बुरादा है इस तरीके से कुछ वृत्ताकार रेखाओं में व्यवस्थित हो जाता है। इसका मतलब चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है एक विशेष रेखाओं के अनुदिश प्रभावी होता है। चुंबक का जो चुंबकीय बल होता है एक विशेष रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है। इन्हीं बल रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो तुम्हारे प्रश्न आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं समझाइए, तब आपका उत्तर होगा कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जिन रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है वो रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव चुंबक के बाहर उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रभावी होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कौन सी होती है? चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी इनकी निश्चित मात्रा भी होती है और इनकी दिशा भी निश्चित होती है। ठीक है। चुंबक, तो किसी भी चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह चुंबकीय क्षेत्र जिन रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है, जिन रेखाओं के अनुदिश प्रभावी होता है, उन रेखाओं को ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। कब? जब वह चुंबक से बाहर की ओर देखें। तो चुंबक तीन बिंदु क्या बनेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? जिन रेखाओं के अनुदिश, जिन रेखाओं के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, उन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, रेखाएं कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर होती है। उत्तर दिशा से, तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के अंदर क्या होती है? हाँ, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो आप लिख सकते हो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। आपको पूछ ले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की उत्पत्ति कहां होती है, तो क्या बताओगे? उत्तरी ध्रुव। कहां बताओगे? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से उत्पत्ति होती है और ये कहां प्रवेश करती है? दक्षिण ध्रुव में विलोपित हो जाती है, यानी अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे समीप आएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। अब ध्यान देंगे, चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है,
चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबक के जो निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है उसकी सघनता पर निर्भर करता है। यानी जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है वहां पे चुंबक का चुंबकत्व अधिक होगा, और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, उसका चुंबकत्व कम होगा। तो आप देखेंगे ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है, क्योंकि आधी इधर जाने वाली भी होती है और आधी इस तरफ जाने वाली भी होती है। तो चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, क्योंकि यहां पे सघनता अधिक होती है। चुंबक के मध्य भाग में इस तरफ देख लो, चुंबकीय क्षेत्र की इसकी तुलना में तो आधी होगी ना, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होने से चुंबक के मध्य भाग में चुंबकत्व का मान कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र की तरह होती है। यह है चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, प्रश्न आ जाता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाइए। तब आपका उत्तर होगा, जब किसी चालक तार में, कोई चालक तार है PQ, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाह के कारण इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब ये जो चालक होते हैं ये अलग अलग आकृति के हो सकते हैं। जैसे एक तो कोई सीधा चालक तार है, एकदम सीधा है। दूसरा प्रकार हो सकता है कि इस तरीके से लूप बना दिया जाए, एक पाश बना दिया जाए, जैसे अंगुली की रिंग होती है ना, अंगूठी, इस तरीके का पाश बना दिया जाए। और तीसरा प्रकार हो उसको परिनालिका का रूप दे दिया जाए, इस तरीके से बीच में से खोखला, चारों ओर से स्प्रिंग की तरह एक परिनालिका जो थी। तो इन तीनों प्रकार के चालकों में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा होगा, उनकी दिशा क्या होगी, इसका अध्ययन करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम ओरेस्टेड ने किया था। कैसे किया था उन्होंने एक चालक तार लिया, ये कोई चालक तार PQ है मान लो, इसको मोटा सिर्फ अलग प्रदर्शित करने के लिए दर्शाया गया है। ये कोई PQ चालक तार है और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की बैटरी से इसको संयोजित किया गया। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की और विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात इसके समीप, अब आप इस तरह देखोगे P सिरे को धन सिरे से जुड़ा हुआ है और Q सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, तब जो धारा की दिशा होगी धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होगी, यानी इस पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा होगी। दिशा ये पूर्व पश्चिम से किस दिशा में होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। धारा की दिशा क्या है इस चालक तार में, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। तो धारा प्रवाहित करने के बाद में जब इसके पास एक कंपास लाया गया, कंपास या दिक्सूची क्या होती है, आपको यंत्र आपको पता ही है कि ऐसा एक डायल होता है जिसमें 4 दिशा होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और बीच में एक चुंबकीय सुई होती है इस तरीके से। तो ये उत्तरी ध्रुव है चुंबक का और ये दक्षिणी ध्रुव। जब इस कंपास को इसके पास लाया जाता है तो ये जो चुंबकीय सुई जो बिल्कुल एन की सीध में यानी मध्य में स्थित थी, तो ये चुंबकीय सुई जो है ये विक्षेपित हो जाती है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। ये विक्षेप क्यों उत्पन्न हुआ, जब एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लाते हैं तभी दोनों चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। इसका मतलब इस दिक्सूची यंत्र के पास कोई दूसरा चुंबक उपस्थित है और वो चुंबकीय क्षेत्र कहां से उत्पन्न हुआ, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने का कारण इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस कारण इस दिक्सूची में जो विक्षेप उत्पन्न होता है। फिर ओरेस्टेड ने क्या किया, धारा की दिशा बदल दी। धारा की दिशा बदली, माइनस सिरा इधर कर दिया,
प्लस सिरा इस तरफ कर दिया, तो धारा की दिशा इधर से होने के बजाय धन से ऋण, धारा तो सदैव धन से ऋण सिरे की ओर बहती है, तो अब की धारा जो है Q से P की ओर बह रही है। धारा की दिशा क्या है? Q से P की ओर है धारा इस तरह से, यानी ये धारा जो है पूर्व दिशा से होती हुई किस दिशा में आ रही है? पश्चिम दिशा में आ रही है। इस स्थिति में उन्होंने देखा तो पाया कि दिक्सूची में जो विक्षेप होता है वो इसके पश्चिम दिशा की ओर हो जाता है। ये यहाँ पे जब कोई धारा नहीं बह रही होती है, जब इस परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है, तब तो उत्तरी ध्रुव जो सिरा है सूची का उत्तरी ध्रुव की ओर रहेगा, और जब धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर कर दी तो इस सूची में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है पश्चिम दिशा की ओर। तो इससे सिद्ध होता है कि किसी परिपथ में जब भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस परिपथ के चारों ओर, उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा धारा प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। धारा प्रवाह की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, और धारा का मान ज्यादा कर दोगे तो इसमें विक्षेप ज्यादा आएगा, धारा का मान कम कर दोगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप कम आएगा। इससे सिद्ध होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो धारा के मान पर निर्भर करती है। हमने बात की तीन तरीके के चालक हो सकते हैं। एक तो सीधा चालक, चाल क्यों नहीं, तीन तरीके के चालक होंगे। एक तो सीधा चालक इस तरीके से, एक लूप या रिंग के आकार का जिसको पाश भी बोलते हैं, पाश चालक, और तीसरा होता है प्रणालिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसे होगा, उनकी दिशा क्या होगी। तो एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, एक गत्ते की शीट लेते हैं और शीट पे व्हाइट पेपर लगा देते हैं इस तरीके से। ये जैसे कोई सीधा चालक है, इस शीट के अंदर इस तरीके से एकदम सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया, आधा हिस्सा और आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे। फिर इस चालक के एक सिरे को मान लो हम P कह देते हैं, दूसरे को Q कह देते हैं, और इसको बैटरी से धारा नियंत्रक, धारा का मान मापने के लिए मीटर, कुंजी के और बैटरी का स्रोत उससे जोड़ दिया जाता है, एक परिपथ तैयार किया जाता है। यहाँ पे दो स्थितियां आपके पास है। एक स्थिति में तो धारा की दिशा Q से P की ओर हो, दूसरी स्थिति धारा P से Q की ओर। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो पहले तो ये देखना है कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है कैसे उत्पन्न होता है, किस के अनुदिश होता है, फिर उनकी दिशाएं क्या होगी। तो एक कार्डबोर्ड की शीट लेते हैं, इसके ऊपर एक सफेद पेपर चिपका देते हैं और इसके अंदर ऊर्ध्वाधर होता हुआ सीधा चालक तार व्यवस्थित कर देते हैं। चालक तार को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि एक बार व्यवस्थित होने के बाद में ये चालक तार हिले नहीं। इस चालक के दोनों सिरों को परिपथ बनाते हुए बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है। पहली स्थिति में क्या करते हैं, जब विद्युत धारा की दिशा P से Q की ओर है, P से यहाँ पे इस दिशा में क्या हो रही है, पहली स्थिति क्या है, ये प्लस सिरा इधर है, Q की ओर है, तो धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इस तरह से Q से P की ओर हो जाएगी। तो पहली स्थिति में धारा जो बह रही है Q से P की ओर बह रही है। धारा प्रवाहित करने से पहले जब ये कुंजी बटन बाहर निकला हुआ है तब इस चालक के चारों ओर लोहे का चूर्ण छिड़क देते हैं और हिला करके देखते हैं तो उसमें कोई प्रभाव परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब चालक के चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। फिर इस कुंजी को बंद कर विद्युत धारा प्रारंभ कर दी जाती है, तब इस बोर्ड को थोड़ा सा हिलाने पर हम देखते हैं कि जो लोह का जो चूर्ण था, जो आयरन ब्रश था, इस चालक तार को केंद्र मानते हुए समकेंद्रीय वलयों के रूप में चारों ओर से व्यवस्थित हो जाता है। इसका मतलब इससे सिद्ध होता है कि सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है
और चुंबकीय क्षेत्र जो है समकेंद्रीय वर्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में प्रभावी होता है। इसी कारण से लोह चूर्ण समकेंद्रीय वलयों में व्यवस्थित हो जाता है। जब बात करें इसकी दिशा की, चुंबकीय क्षेत्र दिशा की, तो एक दिक सूचक सुई को जब हम लाते हैं इसके समीप, जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तब तो सूची का सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर ही रहता है, परंतु जैसे ही धारा प्रवाहित हो रही है इस स्थिति में Q से P की ओर प्रवाहित हो रही है तो इसका इस तरीके से उत्तरी ध्रुव इस तरह विक्षेपित हो जाता है, अर्थात इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब Q से P की ओर प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस दिशा की ओर है, यानी इस दिशा में ये घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस दिशा में कार्यरत है। ठीक है, अब इसी प्रयोग को धारा की दिशा बदल करके करते हैं तो बैटरी का ऋणात्मक सिरा इस तरफ जोड़ देंगे और धनात्मक सिरा इस तरफ जोड़ देंगे, तो धारा की दिशा प्लस से माइनस और होगी, तो धारा की दिशा इस बार ये हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, यानी P से Q की ओर हो जाएगी धारा की दिशा। धारा की दिशा बदलने पर प्रयोग करते हैं तो हम पाते तो वही है कि जो लोह का चूर्ण है समकेंद्रीय वलयों के रूप में व्यवस्थित होता है, परंतु जो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप होता है वो इस दिशा में होता है, अर्थात इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस तरीके से होती है, दिशा बदल जाती है। तो इससे दो बातें सिद्ध होती है कि किसी सीधे चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उस चालक के चारों ओर समकेंद्रीय वलयों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कार्य करती है। धारा का मान बढ़ने पर इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, धारा का मान कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। धारा की दिशा बदलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी बदल जाती है। तो यह है सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमारा अगला बिंदु है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त नियम क्या है। दक्षिण माने दाहिना, हस्त माने हाथ। तो दाहिने हाथ से हम कैसे इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इस दक्षिण हस्त नियम के अनुसार किसी चालक तार को हम दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि हमारा अंगूठा, ये मेरा दाहिना हाथ है, आप देख रहे हो ये चालक तार है, मान लो धारा ए, ये P सिरा है और ये Q सिरा है। मैं इस चालक तार को इस तरीके से पकड़ता हूं कि मेरा अंगूठा दाहिने, जो मेरा अंगूठा है दाहिने हाथ का, वो धारा प्रवाह की दिशा मेरे आप चित्र में देख रहे हो, धारा की दिशा क्या है, P से Q की ओर है। तो मैं मेरा अंगूठा जो है दाहिने हाथ का वो Q की ओर रखता हूं और इस चालक तार को पकड़ता हूं। तो जो मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां है, यहां से जिस तरह मेरी अंगुलियां जा रही है, मेरी अंगुलियां मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताती है। तो इस चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी PQ चालक में, जब विद्युत धारा P से Q की ओर बह रही है तब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस दिशा में होगी ना, क्योंकि देखो मैं इसको इस तरीके से पकड़ूंगा तो मेरी उंगलियां इस तरीके से मुड़ रही है, इधर की ओर मुड़ रही है, तो इधर की ओर मुड़ रही है यानी चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से इस ऐसे घूम रही है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का प्रश्न आ जाए, दक्षिण हस्त नियम लिखो, तब आपका उत्तर है कि जब किसी चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा में रहे तो अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताती है। तो मेरी अंगुलियां इस तरीके से मुड़ी हुई है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस तरीके से होगी। अगर यही दिशा धारा ऊपर से नीचे की ओर बह रही होती, धारा ऊपर से नीचे की ओर बह रही होती इस तरीके से,
धारा बह रही है, धारा बहने की दिशा है Q से P की ओर नीचे, तो मैं इस चालक तार को ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है ना। तो ये धारा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, तो नियम क्या है, अंगूठा किधर रहना चाहिए, दाहिने हाथ का अंगूठा किस दिशा में रहना चाहिए, धारा प्रवाह की दिशा में। और धारा प्रवाह की दिशा कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर है, तो मैं ऐसे पकड़ लूंगा, अंगूठा नीचे की ओर रहेगा, तो मेरी मुड़ी हुई अंगुलियां इस दिशा में मुड़ रही है। इसका मतलब जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वो इस दिशा में है, अंगुलियां इस तरीके से मुड़ रही है ना, देखो अंगुलियां का मोड़ देखो इस तरीके से हो रहा है, यानी इधर से आ रही है अंगुलियां मुड़ के इधर जा रही है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये होगी। मान लो कोई चालक तार ऐसे रखा हुआ है, कोई चालक तार इस तरीके से रखा हुआ है, इधर है ये चालक तार PQ है, वो धारा की दिशा इस तरीके है, पूर्व दिशा की ओर है, तो मैं अंगूठा इस तरीके से पकड़ूंगा दाहिने हाथ से, ध्यान देंगे दाहिने हाथ से अंगूठे इस चालक तार को इस तरीके से पकड़ूंगा कि अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा में रहे, धारा प्रवाह की दिशा में रहे। तो आप क्या देख रहे हो, मेरी अंगुलियां नीचे से ऊपर की ओर आ रही है ना, इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी इस तरीके से नीचे से ऊपर की इस तरीके से होगी। देखो अंगुलियां इस तरीके से मुड़ रही है, तो जिधर अंगुलियां इस दिशा में मुड़ी है तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये होगी, इस तरीके से समकेंद्रीय बलों। अगर इस धारा की दिशा बदल दें, Q से P की ओर कर दें, Q से P की ओर कर दें, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर कर दें, तो मैं अंगूठा दाहिने हाथ का इस दिशा में रखूंगा, तो अंगुलियां इस तरीके से मुड़ रही है, तो जो दिशा होगी आप देख रहे हो अंगुलियां, तो विद्युत धारा के कारण दिशा बदलने के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ऊपर से इस तरीके से नीचे की ओर होती है। तो ये दक्षिणास्थ जो नियम है, किसी भी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सबसे आसान सूत्र है। इसके अनुसार किसी चालक को, धारावाही चालक को आप इस तरीके से दाहिने हाथ से पकड़िए कि जो आपका अंगूठा है धारा प्रवाह की ओर रहे, धारा प्रवाह की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएगी। अब इधर पकड़े तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से चल रही है, और यदि धारा इस दिशा में बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऊपर की ओर होगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस दिशा में होगी, और इसको नीचे की ओर पकड़ लूं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो ये जो है ये नियम क्या कहलाया है, दक्षिणास्थ नियम। तो एक छोटा सा प्रश्न आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का दक्षिणास्थ नियम लिखिए। तो आपका उत्तर होगा, किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा में रहे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का बोध कराती है। इसे दक्षिणास्थ नियम कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा ही नियम और है, दक्षिणावर्ती पेच नियम, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। किसी दक्षिणावर्ती पेच को धारा प्रवाह की दिशा में कसा जाए, नट कौन कसाएंगे आप, तो धारा प्रवाह की दिशा में कसा जाए तो उसके घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बोध कराती है, क्या बताती है। जैसे धारा इस दिशा में बह रही है तो अपन नट को इस तरीके से कस देंगे तो इस तरीके से घूमेगा ना, ये तो इस तरीके से घूम रहा है। अगर धारा इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये हो जाएगी। धारा इस दिशा में बह रही है तो इधर नट को कसेंगे तो ऐसे कसेंगे तो धारा प्रवाह की दिशा ये हो जाएगी, और इस दिशा में धारा बह रही है तो इस चुंबक को नट को कसेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। तो ये दक्षिणावर्ती पेच नियम कहलाता है। लेकिन ये विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी किसी सीधे चालक को मोड़ करके उसको गोल वलय के रूप में बना दें, जैसे आपकी हाथ में पहनने वाली चूड़ी है, चूड़ी के आकार का बना दे, इस तरीके का बना दे, तो ये कहलाएगा विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश, या इसको लूप भी बोल सकते हैं। इस तरीके से गोल कर दिया जाए इसको, तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके जानने के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक ऐसा वृत्ताकार पाश लेते हैं जो इस चौकोर कार्डबोर्ड के अंदर फिट कर दिया जाता है, 2 पॉइंट पे छिद्र बना के एक कार्डबोर्ड लेते हैं चौकोर, मान लो ABCD कार्डबोर्ड है।
इस कार्डबोर्ड में 2 छिद्र करके और इस वर्ताकार पास को फिट कर दिया जाता है। इस वर्ताकार जो पास है, यह जो लूप है, इसको फिर बैटरी से संयोजित करके परिपथ बनाया जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तो इसके पास लोह चूर्ण जो है छिड़क दिया जाता है। इस लूप पर आयरन डस्ट छिड़क दी जाती है और विद्युत धारा प्रारंभ करके इस कुंजी के को चालू करके और इस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा हिलाया जाता है। थोड़ा सा हिलाने पर देखते हैं कि जो आयरन डस्ट है, एक विद्युत धारा जो लूप है, इसका एक तार यहां से निकल रहा है, दूसरा तार है यहां से निकल रहा है, तो पूरा पूरा आयरन डस्ट इस दोनों तार के चारों ओर इस तरीके से व्यवस्थित हो जाता है। इस तरीके से वर्ताकार पथ में व्यवस्थित हो जाता है। इधर भी ऐसा ही होगा, इस तरीके से समकेंद्रीय वलय बन जाते हैं। और जैसे जैसे वलय की साइज बढ़ती जाएगी तो जो सबसे केंद्र की ओर होंगे वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे समांतर रूप से गुजर रही है। ये लाइनें कैसे गुजरती हुई प्रतीत होगी? समांतर, एकदम सीधी सरल रेखा में गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो इसी प्रैक्टिकल को हम इधर व्याख्या करते हैं कि जब किसी चालक तार के सीधे चालक को लूप बना दिया जाए, वर्ताकार पास के रूप में बना दिया जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्रत्येक बिंदु के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है समकेंद्रीय वलयों के रूप में। प्रत्येक, यहां पे भी होगा यही घटना जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है। प्रत्येक बिंदु पर, इस लूप के प्रत्येक बिंदु पर इस तरीके से समकेंद्रीय वलय चुंबकीय क्षेत्र के बनते हैं। तो जो तार के समीप है वे वर्ताकार पथ में प्रतीत होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और जैसे जैसे इस वर्ताकार लूप के केंद्र की ओर आते हैं तो केंद्र की ओर वलय बड़े होते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र के, और ये ऐसे प्रतीत होंगे मानो इस केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी सरल रेखा से गुजर रही है। तो आप यहां पे देखेंगे, इसी लूप को मैं इधर बना रहा हूं। प्रत्येक बिंदु पर इस तरीके से समकेंद्रीय वलय बन जाएंगे। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ये वलय बड़े होते जाएंगे। जैसे एक बिंदु यहां का ले लिया, इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र इन समकेंद्रीय वलयों के रूप में कार्य करेगा। जैसे जैसे इस लूप का केंद्र ये है, इस केंद्र की ओर जाएंगे तो ये वलय जो है बड़े होते जाएंगे, और इस लूप के बिल्कुल केंद्र में से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी वो एकदम इस तरीके से सीधी गुजरती हुई प्रतीत होती है। इस तरीके से सीधी, ऐसे बिंदु पर यही होगा तो उसमें क्या होगा, इस तार के पास में धारावाही लूप के जो चालक तार है इसके पास में तो समकेंद्रीय वलयों के रूप में होती है चुंबकीय क्षेत्र, और इस लूप के बिल्कुल केंद्रीय भाग में सीधी सरल रेखाओं में प्रतीत होता। हालांकि होता तो वर्ताकार ही है, लेकिन इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो ऐसा लगेगा कि ये जिस तरीके से अंदर से सीधी सरल रेखा, जैसे मेरे हाथ में ये वृत्ताकार लूप है, तो वर्ताकार लूप के जो ये तार है इसके चारों ओर, इस बिंदु पर देखो कि चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र के वलय बन जाएंगे इसके अंदर आर पार होते हुए, समझ आ गए ना? इस तरीके से चारों, जैसे इसमें मैं विद्युत धारा ये बिंदु और ये बिंदु परिपथ से जोड़ दूंगा, इस पूरे लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होगा कि इस बिंदु के चारों ओर, यानी प्रत्येक बिंदु, कोई सा भी बिंदु ले सकते हो इस वृत्ताकार लूप का, कोई से भी 2 बिंदु लेके देख लो आप, उदाहरण के लिए 2 ही लेते हैं, लेकिन सभी तरफ सभी बिंदुओं पर, अनंत बिंदुओं पर यही प्रक्रिया होती है। क्या होगा, इस लूप के चारों ओर इस तरीके से वलय बन रहे हैं जो इसके चारों ओर ऐसे घूम रहे हैं, इसी तरीके से इसके सामने वाले से इस तरीके से वलय आ रहे हैं। तो जो समीप है वो तो आपको वर्ताकार चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है वर्ताकार पथ में महसूस होगा, लेकिन जैसे केंद्र की ओर आओगे तो ये लूप बड़े चुंबकीय क्षेत्र के जो वर्ताकार पथ है वो बड़े बनते जाएंगे, बड़े बनते जाएंगे, तो इस तरीके से लगेगा कि इसके अंदर से सीधे सरल रेखा में
गुजर रहे हैं, इस तरीके से सीधे गुजरते हुए, सरल रेखा में गुजरते हुए दिखाई देंगे। इस बिंदु से लेंगे तो भी यही होगा। इस बिंदु पे तो क्या होगा, छोटे छोटे वर्ताकार पथ के रूप में होगा, लेकिन जैसे केंद्र की ओर ये आएंगे तो इस तरीके से सीधा होगा, यानी केंद्रीय भाग में सरल रेखाओं का एक पुंज सा महसूस होता है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस वृत्ताकार पास के चालक के प्रत्येक बिंदु के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्रीय वलयों के रूप में होता है। जैसे जैसे के इस लूप के केंद्र की ओर जाते हैं, इन समकेंद्रीय वलयों की साइज बड़ी होती जाती है और केंद्र बिंदु में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। वृत्ताकार पाश के प्रत्येक बिंदु के चारों ओर समकेंद्रीय वलयों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रभावी होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रभावी होती है। जैसे जैसे इस केंद्र के लूप की ओर बढ़ेंगे, समकेंद्रीय वलयों की साइज बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पाश के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के वलय बड़े होते जाते हैं। तीसरा बिंदु, केंद्रीय भाग में इस वलय की साइज बड़ी होने से केंद्र में ऐसे लगेगा जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सरल रेखा में गमन, आर पार सरल रेखाओं में गमन कर रही है। तो वृत्ताकार पाश के केंद्र भाग में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सरल रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। ध्यान देंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान, जो चुंबकत्व का मान होता है, धारावाही से पास से दूर जाएंगे उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी दूरी कम होगी तब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा और दूरी ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दूरी बढ़ेगी, इस पास से दूरी बढ़ेगी तब तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम, और दूरी कम होगी तब चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो ये बिंदु लिख सकते हो। चुंबकत्व का मान पास से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा, धारा का मान बढ़ा दोगे, वही बात है जो पहले से पढ़ते आए हो, धारा का मान बढ़ा दोगे तब चुंबकत्व का मान बढ़ जाएगा और धारा का मान कम कर दोगे तो चुंबकत्व का मान कम हो जाएगा। 5वां बिंदु हो जाएगा, धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकत्व बढ़ जाता है।
तथा धारा का मान कम करने पर चुंबकत्व कम हो जाता है, चुंबकत्व कम हो जाता है। अब मान लो एक कुंडली है, एक कुंडली यानी एक रिंग है, ये जैसे मैंने कड़ा लिया था, एक लिया था, एक कुंडली से जो चुंबकत्व होता है, ऐसे ही आपने अनेक वाले रिंग पास में लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा चुंबकत्व। एक के कारण भी चुंबकत्व उत्पन्न होगा, दूसरे लूप के कारण भी चुंबकत्व होगा, तीसरे लूप के कारण भी चुंबकत्व होगा। यानी एक कुंडली बना ली जाए, इन लूप की एक कुंडली बना ली जाए, मान लो n घेरे ले लिए जाए। कितने घेरे ले लिए जाए? यदि घेरों की संख्या n ले लिए जाए, यदि पास में घेरों की संख्या n कितनी भी हो सकती है, 5, 7, 10, 20 कितनी भी हो सकती है, n ली जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान n गुना बढ़ जाएगा, n गुना बढ़ जाएगा। समझाएंगे नहीं? मान लो एक घेरा लिए, इससे जितना चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, 7 घेरे लेंगे तो उसका चुंबकत्व 7 गुना अधिक होगा, 10 घेरे लेंगे तो एक की बजाय 10 गुना अधिक होगा। समझ आई ना बात? तो इस तरीके से जितने घेरे लेंगे चुंबकत्व का मान उतना ही गुना बढ़ जाएगा। तो यह है वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हमने सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ा, फिर वृत्ताकार पाश में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा। तीसरा जो धारावाही चालक का प्रकार हो सकता है वो होता है परिनालिका। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे परिनालिका किसे कहते हैं। आपने विद्युत मोटर बांधते समय तांबे के तार देखे हुए जिनके ऊपर पॉलिश होती है एक विशेष प्रकार की। ये पॉलिश से क्या होता है, जब दो तार आपस में संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे से विद्युत की दृष्टि से एक दूसरे का अवरोध पैदा कर देती है। पॉलिश टच नहीं होने देती, संपर्कित नहीं होने देती। तो ये जो पॉलिश होती है ये कहलाती है विद्युत रोधी पॉलिश। तो यदि विद्युत रोधी तांबे के तार जो होते हैं उनको मोड़ करके और एक स्प्रिंग का इस प्रकार से बेलनाकार रूप दे दिया जाए, इस तरीके से आप देख रहे हो, मान लो ये विद्युत रोधी तांबे के तार हैं, इनको इस तरीके से मोड़ करके एक बेलनाकार रूप दे दिया जाता है जो अंदर से खोखला होता है, तो ऐसी आकृति को कहते हैं परिनालिका। क्या कहते हैं? परिनालिका। आप देख रहे हो मेरे पास इतनी लंबी परिनालिका है, ठीक है, जो एक दूसरे से विद्युत रोधी है ये, और इसको एक बेलनाकार रूप दे दिया जाता है, तो ये कहलाती है परिनालिका। तो सबसे पहला तो आपके प्रश्न आता है परिनालिका किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट करके एक बेलनाकार कुंडली बना ली जाती है, तो इस खोखली कुंडली को, बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जब इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बिल्कुल ठीक क्षण चुंबकीय क्षेत्र की तरह ही होता है। इसमें इस परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव का काम करता है, दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव का काम करता है। उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में विलोपित हो जाती है, और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, अर्थात पूरा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो छड़ चुंबक की तरह होता है। ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है बहुत ही प्रबल होता है इसके अंदर, और इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। आपको कोई पूछ ले परिनालिका का महत्व बताइए, परिनालिका की उपयोगिता बताइए, तो परिनालिका का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। ठीक है, कैसे? इस परिनालिका के अंदर यदि नरम लोहे की छड़ रख दी जाए तो छड़ रखने पर इस परिनालिका का चुंबकत्व जो होता है बहुत कई गुना अधिक बढ़ जाता है, और इसका उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में किया जाता है। फैक्ट्रियों में इस तरह की चुंबक बनाई जाती है लोहे के भारी सामान को उठाने के लिए,
धारा ऑन कर दी जाती है तो भारी वस्तु उसकी चिपक जाती है प्लेटों के, और उसको उठा करके दूसरी जगह जहां रखना हो जाता है वहां विद्युत क्रेन के द्वारा रख दिया जाता है। फिर विद्युत धारा बंद कर दी जाती है तो वस्तु अलग हो जाती है। तो प्रणालिका का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। तो हम पहले तो पढ़ते हैं परिनालिका किसे कहते हैं, तब आपका उत्तर होगा किसी विद्युत रोधी तांबे के तारों को कुंडली के रूप में लपेटकर एक बेलनाकार रूप दे दिया जाता है तो इसे परिनालिका कहते हैं। इसमें चुंबकत्व कैसे होगा, यह छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, अर्थात इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी उसकी उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से होती है और उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती हुई विलोपित हो जाती है, और इस तरीके से वक्र पथ में बंद वक्राकार पथ बनाती है। कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। इसके अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यदि इसमें कोई नरम लोहे की छड़ रख दी जाए तो इस परिनालिका का चुंबकत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। तो प्रश्न आता है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। विद्युत चुंबक जब परिनालिका में नरम लोहे की छड़ रख दी जाती है, नरम लोहे की छड़ रख दी जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका का चुंबकत्व, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कई गुना अधिक बढ़ जाता है, कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। आपने छठी सातवीं क्लास में प्रयोग देखा होगा कि एक नरम लोहे की कील लेते हैं, इसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार के इस तरीके से घेरे लपेट दिए जाते हैं और उसको सेल से जोड़ते हैं। तो सेल से जोड़ने पर जो है विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। तो परिनालिका में नरम लोहे की छड़ रखने से कारण ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य करेगी। जब इसके पास लोहे के आलपिन लाते हैं तो इसके सामने आलपिनें चिपक जाती है। तो ये विद्युत चुंबक का ही उदाहरण है। इस विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत क्रेन बनाने में किया जाता है। फैक्ट्रियों में एक क्रेन होती है जिसके आगे सिरे पर, इस तरीके से सिरे पर यहाँ पे एक विद्युत चुंबक लगा होता है, गोल प्लेट होती है जिसपे विद्युत चुंबक लगा होता है। किसी भी लोहे के भारी सामान को उठाना होता है तो ये चुंबक इसके ऊपर रख दी जाती है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबकत्व प्रभावी हो जाता है और ये लोहे के भारी सामान को उठा करके दूसरी जगह रख देते हैं।